ये जो टेड टॉक होते हैं या फिर Yes. बड़े बड़े एजुकेशन इवेंट होते हैं, कॉन्क्लेव होते हैं, इसके पीछे जो प्लानिंग करते Exactly, हैं वो उसके- एक कंपनी कराती है, जैसे आपकी कंपनी। हाँ जी, ठीक है। क्यूरेशन हम वर्ड यूज़ करते हैं Okay. कि कौन स्पीकर आएगा, क्या पैनल डिस्कशन होगा, क्या टॉपिक। जैसे से आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, ट्रिनिटी आपने स्टार्ट किया, पहला स्टेप आपने क्या लिया ट्रिनिटी जब आपने स्टार्ट किया अपना ब्रांड? आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो रिस्क लिया कि जॉब छोड़ी और शुरुआत की, एक सेंटर खोला। जैसे किसी ने स्टार्ट करना है अपना स्टार्टअप, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि वो अपना कंपनी स्टार्ट कर पाए? स्टार्टअप में सबसे पहले तो ये है कि आपका जो आइडिया है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। 21 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस ख़त्म हो गए ड्यू टू सोशल मीडिया या वो इन्फ्लुएंस है अदर स्टार्टअप से। तो आपके अकॉर्डिंगली 3 सजेशन क्या होने चाहिए उनके लिए जो इस एज से गुजर रहे हैं? आप एक स्टोरी सुनते हैं किसी बड़े बड़े इसकी ओयो रूम्स की या अमन गुप्ता के बोर्ड की, तो उसके पीछे लाखों स्टोरीज हैं जो सक्सेसफुल नहीं भी होती। पहले क्या होता था, 10-10 साल के बाद चेंज आता था। जी जी। अब क्या है, 2-2 साल में सारी मार्केट ही चेंज हो गई, कई कई बिजनेस ही पूरे के पूरे उड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकल थ्योरी, वो कितनी वैलिड है? जो थ्योरी वहाँ पढ़ाई जा रही है, कई बार वो आउटडेटेड भी हो जाती है, कई बार वो पुरानी भी हो जाती है, नया करिकुलम भी आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आपको चाहे नया करिकुलम आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, आपको वो पढ़ना तो है ही है। कई बार क्या होता है कि हम अपना आइडिया पिच करते हैं पर सिलेक्ट नहीं होती, कोई भरोसा ही नहीं करता, आप रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, उस वक्त इंसान टूट जाता है। तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? तो हमारे केस में जो हुआ वो ये हुआ कि हमें एक सर्टन एज में ना किसी ने स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में हमें किसी ने इंट्रोड्यूस किया। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अगर आप जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल ही जाता है। या बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि टीम ही आपकी छोड़ के चली जाती है और टीम मिलती नहीं अच्छी। तो टीम के ऊपर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि अच्छी टीम कैसे ढूंढें? गौतम के पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, और आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर हैं। जैसे कि आप देखते हैं टेड टॉक्स हो रहा है या कॉलेज के बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, वहाँ पे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, उन सभी इवेंट के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है जो उसको मैनेज करती है, सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन के एक फाउंडर को हम आज एज अ गेस्ट लेकर आए हैं। उनसे बिहाइंड द स्टेज की स्टोरी जानेंगे, उनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, एक एजुकेशन इवेंट कंपनी काम कैसे करती है, वो उन्होंने कितनी सेलिब्रिटी के साथ काम किया हुआ है, बहुत सारी बातें करेंगे, स्टार्टअप की बातें भी करेंगे। ये पॉडकास्ट आप मिस मत करना, अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अंकुर मल्होत्रा जी को डायरेक्ट दिल से। अंकुर मल्होत्रा सर का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, इतने बिजी शेड्यूल में आप हमारे पास आए। थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप एजुकेशनल इवेंट कंपनी चलाते हैं, पिछले 22 सालों का आपका बैकग्राउंड है, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आप इस इंडस्ट्री में। तो जब आपने ट्रिनिटी कंपनी स्टार्ट की तब आपके पास क्या था? मतलब फंडिंग थी, एम्प्लॉय थे, या सिर्फ एक विज़न था? इसके पीछे की मुझे कहानी जाननी है सर। तो बेसिकली शुरुआत जो आपने बोली 22 ईयर्स पहले हुई जी। और तब ना तो फंडिंग थी और ना ही बाकी चीज़ें थी, एम्प्लॉयज़ थे। सिर्फ एक आइडिया था कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री में चंडीगढ़ में रहते रहते कुछ नाम बनाना है, कुछ करना है। ठीक है। और उस आइडिया के साथ हमने अपना वेंचर लॉन्च कर दिया, जो कि इनिशियली हमें MBA कोचिंग की तरफ हमने सोचा, बिकॉज वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन 2-3 साल में हमें रियलाइज़ हो गया कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग में अपना एक नाम बनाना शुरू किया, जहाँ हम एक तरह से लीडर बन गए। और 2005 से 2016-17 तक वहाँ हमारी एक तरह से लीडरशिप पोजीशन थी कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग में। ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 35 कॉलेजेस के साथ हम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करते थे बच्चों को, इन्फोसिस, विप्रो, जॉब करवाते थे, जॉब प्लेसमेंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद एक और नया दौर आया, कॉलेजेस का मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया। जो बहुत बड़े कॉलेजेस थे वो बहुत बड़े बन गए, जैसे शार्क्स कहते हैं उनको, और जो कई थे वो वाइप आउट हो गए। तो मतलब आप उसमें MBA स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराते थे? हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी, सॉफ्ट स्किल्स की तैयारी कराते थे ताकि डिस्कशन, उनकी प्लेसमेंट अच्छे से ताकि हो उनकी सके। प्लेसमेंट हो जाए। Got तो it. वो 10 साल का दौर ख़त्म हुआ। फिर कॉलेजेस उस वक्त भी सेम नाम था आपका? सेम नाम था, सब कुछ सेम था, Trinity. सब कुछ सेम था। और Okay. 2000
16 के आसपास वो चेंज हुआ, तो उसके बाद मार्केट चेंज हो गई और मैंने 102 कॉलेजेस पंजाब में होते थे, केवल 10-15 अच्छे कॉलेज रह गए और सेंटर्स इन हाउस हो गए। तो हमने सोचा कि अब नया क्या कर सकते हैं, हम स्कूल इंडस्ट्री में चले गए और स्कूल की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओके। कोविड आया तो उसमें हमें स्कूल वालों ने बोला कि हमें आपकी ट्रेनिंग की बजाय आपके स्पीकर्स चाहिए, सेलिब्रिटी स्पीकर्स। तो वो एक जो डिमांड आई आपके डिमांड पास, आई वहाँ से, तो मार्केट हमने डिमांड आई। मार्केट डिमांड आई, तो हमने सोचा कि चलो हम इसी पे फोकस करेंगे। हम्म। तो हम सेलिब्रिटी स्पीकर्स पे फोकस करना हमने शुरू किया और वो आज भी चल रहा है, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट हो गया है। अब हम सिर्फ एक स्पीकर ना दे के पूरे का पूरा इवेंट ही करा देते हैं, जैसे कि कॉन्क्लेव है, लिटरेरी फेस्टिवल है, चितकारा लिटरेरी फेस्टिवल है, एजुथॉन है जो हमारा अपना इवेंट है, या इस तरह के और दूर टेडेक्स टॉक्स, ये वो हम अब बेसिकली उस फील्ड में। ये जो टेड टॉक होती है या फिर Yes. बड़े बड़े एजुकेशन इवेंट होते हैं, कॉन्क्लेव होते हैं, और जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखने, इसके पीछे जो पूरा आप प्लानिंग करते हैं Exactly, वो उसके एक कंपनी कराती है, जैसे आपकी कंपनी हाँ है। जी, हाँ जी, ओके। वही सारी की सारी प्लानिंग, ठीक है। क्यूरेशन हम वर्ड यूज़ करते हैं ओके। कि कौन स्पीकर आएगा, क्या पैनल डिस्कशन होगा, क्या टॉपिक होगा, वो सारा इवेंट फ्लो क्या इवेंट रहेगा, फ्लो क्या रहेगा, वो किसके सारा, बाद कौन आएगा। मॉडरेटर ओके। कौन होगा, होस्ट ओके। कौन होगा, वो सारा, विजुअल्स वगैरह भी सब प्लान रहते हैं कि कौन सी प्रेजेंटेशन चलेगी और। वो सब भी प्लान में रहता है। ओके, तो ये सारा आपका। प्रोडक्शन के अलावा बाकी सारी चीज़ें हम करते ठीक है। जैसे सर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, ट्रिनिटी आपने स्टार्ट किया, तो पहला स्टेप आपने क्या लिया ट्रिनिटी जब आपने स्टार्ट किया अपना ब्रांड? हैं। आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो रिस्क लिया कि जॉब छोड़ी और शुरुआत की, एक सेंटर खोला। अच्छा, उससे पहले आप जॉब कर रहे थे? जॉब कर रहे थे तो सेंटर खोला, जॉब छोड़ी, स्टार्ट किया। 2 साल पहले कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम भी किया था, तो सीखा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है, और फिर अपना वेंचर स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक तो है। ये जो चीज़ है, यहाँ से हमारी एक शुरुआत हुई। तो कोई फंडिंग या कोई जैसे आजकल होता है कि फंडिंग है या फंडिंग मिल ये है, रही है, वो हाँ, सब वो नहीं, सब नहीं। कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस था, ठीक है। कम्प्लीटली ऑन इट्स ओन था। हम खुद ही पढ़ाते थे शुरू में, तो उससे धीरे धीरे फिर ट्रेनर्स हायर किए, फिर काम आगे आगे बढ़ता रहा, उस तरीके से शुरुआत हुई। ठीक है। अंकुर सर, जैसे 22 साल हो गए करते करते, 2025 आ गया, तो इन 22 सालों में आपको कभी लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई मोमेंट कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब यहाँ से तो नहीं निकल पाऊंगा, पर फिर भी वापस बाउंस बैक किया और निकले आप? ऐसा हुआ 2010 में, हमें एक सेटबैक आया, कुछ हेल्थ इशू भी आया मुझे, जिस करके हमें बैक सीट लेनी पड़ गई। तो मेरी वाइफ ने थोड़ी फ्रंट सीट ले ली, और उसके बाद 2016-17 के आसपास भी एक रिसेशन आया जब हमने अपना प्रोडक्ट चेंज किया। तो ऐसे दो इंसिडेंट्स आ चुके हैं जब हमें काफ़ी सेटबैक लेना पड़ा। और लेकिन वही है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर विल पावर, रेजिलियंस, कहाँ तक आप, एंड्योरेंस है, कहाँ तक आप झेल पाते हो, जी। और कितना डिटर्मिनेशन है, कितना पैशन है आप में अंदर कि नहीं आपने करना ही करना है। तो उस चीज़ को हम लेके शुरुआत हुई थी, और वो चीज़ आज भी चल रही है। एक मेरा स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज आप इतने सालों से एक कंपनी चला रहे हैं। जैसे किसी ने स्टार्ट करना है अपना स्टार्टअप, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि वो अपना कंपनी स्टार्ट कर पाए? पहले वो कैसे ढूंढें कि मुझे ये काम करना है, कैसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक मैं जानना चाहता हूँ कुछ स्टेप आपसे। देखो, स्टार्टअप में सबसे पहले तो ये है कि आपका जो आइडिया है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, करेक्ट आइडिया होना चाहिए। तो वो आइडिया को आपको अपने मेंटर से, या जो भी आपका गाइड है, या जो भी आपके दोस्त हैं या सलाहकार हैं, जी। उनसे वेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो लोग कहते हैं कि फंडिंग वो सब बाद में आता है, सबसे पहले आपका आइडिया राइट टाइमिंग उसका है कि नहीं, क्या उसका टाइम आ गया है, क्या वो स्केलेबल है कि नहीं, क्या वो पैसे कमाएगा कि नहीं, मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो आई थिंक आइडिया आता है। आइडिया के बाद में दूसरे नंबर पे फिर आती है कि आपकी टीम क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आपकी टीम, तो आपकी टीम उतनी ही सॉलिड होनी चाहिए ताकि वो आइडिया एग्जीक्यूट हो सके। तो एक आइडिया है, एक टीम है, और उसके बाद फिर आता है कि फाइनेंशियल, कि आपके पास बैकिंग है कि नहीं। ज़्यादा बैकिंग है तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो, कम बैकिंग है तो आप इतना रिस्क नहीं ले पाओगे। तो वो थर्ड नंबर पे आता है इस तरीके ओके। से। अब जैसे किसी ने स्टार्ट कर दिया, एक आइडिया लेके स्टार्ट कर दिया, उसके पास ना टीम है ना पैसा है, तो वो कैसे स्टार्ट कर पाएगा? देखो, अगर उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, थोड़ा सा अगर आपके पास सेविंग्स वेविंग्स हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको स्केल अप करना है थोड़ा सा, और फिर आपको किसी इन्वेस्टर के पास जाके फंडिंग मांगनी है। फिर तो अगर इफ़ यू फील कि नहीं पैसा रिक्वायर्ड है, और अगर पैसा रिक्वायर्ड है तो फिर आपको फंडिंग मांगनी पड़ेगी। तो आपको उसके लेवल का
अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पीपीटी बनानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उसको कन्विंस करना पड़ेगा इन्वेस्टर को, और उसके बदले में आपको एक परसेंटेज भी देनी पड़ेगी। तो वही जैसे तरीका। आजकल के लड़के पास आउट होते हैं कॉलेज से और निकलते सार सोचते हैं हम स्टार्टअप बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल किया मैंने, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं, फिर कुछ और शुरू करते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो मतलब आज की जनरेशन में पेशेंस नहीं है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो मानते उनको मतलब 21 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस ख़त्म हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया, या वो इन्फ्लुएंस हैं अदर स्टार्टअप से कि हम भी ऐसा कर लेंगे, हम भी ऐसा कर लेंगे। तो आपको, आपके अकॉर्डिंगली 3 सजेशन क्या होनी चाहिए उनके लिए जो इस एज से गुजर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर भी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूसरा पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूसरा पकड़ रहे हैं? सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने खुद ही बोला कि आज की जनरेशन में पेशेंस थोड़ी कम है, और बिज़नेस में पेशेंस तो चाहिए, रेजिलियंस तो चाहिए बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि उनके लिए 3 सजेशंस क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन तो यही है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी बोर्ड या मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो इस फील्ड में से 10 साल आगे है आपसे, जो बिज़नेस कर चुका है, जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सपीरियंस है जिसका, वैसा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको गाइड करेगा। वो आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे बाहर होगा तो और भी अच्छा। क्योंकि हम्म, वो क्या होता है कि फिर न्यूट्रल हो जाता है, फैमिली बायस अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। सो एक गाइड बहुत ज़रूरी है आपको, एक उस तरह का एक मेंटोर बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि यस, पेशेंस वगैरह तो आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा जी। नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। आप एक स्टोरी सुनते हैं किसी बड़े बड़े इसकी, ओयो रूम्स की या अमन गुप्ता के बोर्ड की, तो उसके पीछे लाखों स्टोरीज हैं जो सक्सेसफुल नहीं भी होते। तो सिर्फ अगर उन्हीं चीज़ों को देख अच्छी रहे हैं, चीज़ों को देख के ही आप हाँ, अपनी ऐसा नहीं होता है। परसेप्शन नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको पेशेंस वगैरह तो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। शुरू में टाइम लगता है, जी। 2-3 साल लगते हैं हर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश होने में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती नहीं है, मिलती। और उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक प्रिपरेशन है ना। जरूरी उसके है। लिए आपको मेंटली बहुत सॉलिड तैयार रहना है। तो ये इज़ द सेकेंड थिंग जो आपको करनी है। जी। तीसरी चीज़ है जो कांस्टेंट आपको अडेप्ट करना है, क्योंकि जब आपने सोचा था, आजकल क्या है, हर 3 साल में मार्केट ही बदल रही है। ऐसा नहीं है, जो बिज़नेस का आइडिया वैलिड 3 साल पहले है वो आज वैलिड नहीं है ना। आज की डेट में पॉडकास्ट चल रही है, 4 साल पहले कुछ और चल रहा कुछ था, और उसके चल रहा 5 था। साल पहले कुछ। पहले क्या आता था, 10-10 साल के बाद चेंज आता था। जी जी जी। अब क्या है, 2-2 साल में सारी मार्केट ही चेंज हो रही चेंज है। हो रही है, चेंज। कई कई बिजनेस ही पूरे के पूरे उड़ गए हैं। अब ये बिल्कुल। चैट जीपीटी ने बहुत बुरी तरह सारी मार्केट हिला कंटेंट दी है। क्रिएटर और डिज़ाइनर, कंटेंट क्रिएटर एडिटर्स। इतने सारे आ गए हैं, यूट्यूबर हैं। अब यूट्यूब का बहुत अच्छा एक माध्यम बन गया है जिसमें कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी वेरिएशंस के साथ आ रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक जब तक नहीं होगा, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं दे रहे जो बाकी लोगों से बेटर है, तो वो देने के लिए आपको ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नीड अ लॉट ऑफ लक, यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, तभी कुछ ऐसा आप बना पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क जरूरी है कि लक जरूरी है? देखो, मैं इस चीज़ में मानता हूँ, जो मैंने कहावत एक बारी सुनी थी किसी से, कि द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी लकी लकी आप होते चले होते चले जाओगे। तो इसलिए हार्ड वर्क तो खैर उसके बगैर, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आपको बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि स्किल सेट होना, टाइमिंग आपकी ठीक है कि नहीं, और एटीट्यूड ओपन है कि नहीं। सिर्फ एक अकेले बैठ के आप हार्ड वर्क करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, टीम को लेके नहीं वो चल रहे। हाँ, फिर वो नहीं बनेगी बात। तो आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव चाहिए, ओके। तब आप जाके कर सकते हो। अंकुर सर, जैसे 22 सालों से आप कॉलेज देख रहे हो, यूनिवर्सिटी देख रहे हो, स्टूडेंट्स को देख रहे हो, रात दिन इवेंट्स करा रहे हो, आप वहाँ पे सेलिब्रिटी लेके जा रहे हो अलग अलग। तो आपको क्या लगता है जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल थ्योरी, वो कितनी वैलिड है? वो काम आती है हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में? जैसे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि वेदर दैट थ्योरी इज़ यूज़फुल और नॉट। तो इसमें इसका आंसर ये है कि देखो, जो थ्योरी वहाँ पढ़ाई जा रही है, कई बार वो आउटडेटेड भी हो जाती है, कई बार वो पुरानी भी हो जाती है, नया करिकुलम भी आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आपको चाहे नया करिकुलम आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, आपको वो पढ़ना तो है ही है। तो आपको एक डिसिप्लिन तो सिखा रहा है कॉलेज। एक आपको एक
एक आपकी एक पर्सनैलिटी में इजाफा तो कर रहा है कॉलेज, तो एक आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल तो बना रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही पॉलिश तो कहीं ना कहीं पॉलिश तो कर कर ही ही रहा है। तो थ्योरी ऑफ कोर्स कई कई जगह किसी कॉलेज में पुरानी हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है, बट वो एक पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू जो अच्छा कॉलेज है, जब आप उस स्ट्रक्चर के थ्रू निकलते हो तो वो एक खासी प्रोडक्ट निकलता है। ओके। तो ये चीज़ है। किसी ने कॉलेज पास आउट हुआ या फिर ग्रेजुएशन की, बीटेक की या एमटेक करी, और अब उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है पर उसके पास पैसे नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल बात कि वो कैसे मार्केट में जाके प्रॉब्लम्स एनालाइज करे और वहाँ से सोल्यूशन लेकर आए और काम शुरू कर दे, कंपनी स्टार्ट कर दे। सो पहली चीज़ जो बोली आपने वो आपने खुद ही बोल दी है कि सबसे पहले जो उसकी जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस वही चलता है जहाँ पे आप कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपने काफ़ी लोगों से डिस्कस कर लिया है कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ और ये मेरा सोल्यूशन है जी। और इस तरह से होगा, तो पहले ही तो आपने सीढ़ी वहीं पार कर ली है। अब दूसरी बात है कि अब वो पैसे अब की बात जब आप बोल रही है तो उसके लिए बड़ा सिंपल होता है कि आप एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, आप एक पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हो और आप राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स ढूंढते हो जो जो सिर्फ आपको पैसा नहीं देंगे, जो आपको गाइड भी करेंगे। ये कहाँ मिल सकते हैं इन्वेस्टर? ये ऑफ कोर्स फोरम्स हैं दुनिया भर के, जैसे चंडीगढ़ में टाई है, CII है, दुनिया भर के आजकल एंजल इन्वेस्टर के फोरम्स हैं, Okay. कैन है, ये वो। तो वो सारे के सारे फोरम्स के पास आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपनी पिच करनी पड़ेगी। और जब आप पिच करोगे तो आपको कोई ना कोई इन्वेस्टर वहाँ से मिलने के चांस बनते हैं, डिपेंडिंग अगर उसको आइडिया आपका पसंद आ जाएगा। तो आपको ये 10 अलग अलग इन्वेस्टर में करोगे तो कहीं ना कहीं आपका चांस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक आजकल रास्ता खुल गया है और आजकल इसी रास्ते पे ज़्यादातर लोग इसी फंडिंग के सिलसिले में ही अपनी कंपनी खोल रहे हैं। इसी तरीके से अपनी कंपनी उनकी खुल रही है फंडिंग के थ्रू। हमें हर चीज़ लाइफ में जो होती है वो पहली जो होती है वो हमें याद रहती है। जैसा पहला हमारा रिलेशन या पहली कंपनी की जॉब या पहला स्टार्टअप, पहली कमाई। तो आपकी जो कंपनी है उसका पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला और आपने कैसे कन्विंस किया उनको? सो अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं तो हमारा पहला प्लेसमेंट CGC लांड्रा कॉलेज था। ओके। तो हमने वहाँ एक टॉक दी थी, एक कहने का मतलब ऑडिटोरियम में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें मैंने और मेरी वाइफ ने एक टॉक दी थी। तो वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को वो टॉक बहुत पसंद आ गई कि नहीं यार ये लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये है वो है। तो वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पूरे कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग करने का। वहाँ से एक पूरा हमारा तो काम कैसे शुरू हुआ। आपको मिला वो क्लाइंट? तो वो हमने उनको अप्रोच किया, हमने उनको खुद ही अप्रोच किया कि हम आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें चांस दिया कि चलो आप आके एक डेमो लेक्चर दो, एक डेमोन्स्ट्रेट करो कि आप कैसे पढ़ाओगे। फिर हमने जाके पढ़ाया तो उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। नर्वस थे आप उस वक्त? थोड़ा सा? डेफिनेटली नर्वस तो थे, बहुत नर्वस थे। इनफैक्ट वो एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। तो हमें पता था कि अगर अच्छा हो जाए तो यहाँ हमें काफ़ी काम मिल सकता है। तो डेफिनेटली हम जब आपके अकाउंट में पहली काम की कमाई आई तो उस वक्त फीलिंग क्या थी? पहली कमाई की फीलिंग तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी ही रहती है। सो इनफैक्ट उस वक़्त दौर ऐसा था कि हमारा विद इन 1 ईयर ही एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। सारे कॉलेजेस हमें ही काम दे रहे थे। तो इट वाज अ रोरिंग बिजनेस जिसको कहते हैं एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली दैट गिव्ड यू अ वेरी गुड हाई। लेकिन तब ऐसा लगता है कि शायद अब यही टाइम हमेशा चलता रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। 3 साल मोनोपोली रही, उसके बाद कंपटीशन आ गया, उसके बाद मार्केट डायनामिक्स चेंज हुए धीरे 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 कर। तो ऊपर नीचे बिजनेस में साइकिल चलता रहता है। सो बट यस, फर्स्ट फीलिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने कहा कि हमने आइडिया पिच किया, अपने इंट्रोडक्शन दिया और आप सेलेक्ट हुए। कई बार क्या होता है कि हम अपना आइडिया पिच करते हैं पर सेलेक्ट नहीं होती, कोई भरोसा ही नहीं करता, आप रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो। उस वक्त इंसान टूट जाता है। तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो ऐसा होता है लाइफ में कि आप टूट भी जाते हो और अक्सर बहुत टफ टाइम्स भी आते हैं। तो हमारे केस में जो हुआ वो ये हुआ कि हमें एक सर्टेन एज में ना किसी ने स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई बुद्धिस्ट फिलॉसफी में हमें किसी ने इंट्रोड्यूस किया। वाह। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अगर आप जुड़े हुए हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको रास्ता खुल ही जाता मिल ही है। जाता है। तो वो चीज़ ने हमें आज तक काफ़ी हेल्प की है
कि जब हमारा डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो हम थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग या जो भी हम फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं तो उससे डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितना मैं बता रहा हूँ शायद उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ट्रिनिटी जो ब्रांड आपने बनाया, इसके पीछे का क्या इस मतलब नाम का लॉजिक क्या है? इसका मतलब है? नाम का क्या मतलब है? शुरू में मेरे साथ एक पार्टनर भी था मेरा, तो ओके। लंदन से पढ़ के आया था। तो लंदन में ट्रिनिटी का मतलब होता है इंग्लैंड में जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट और गॉड, इन तीनों का मिश्रण। ओके। और हमारे यहाँ एक फैक्ट्री थी मेरे डैड की जिसमें नाम त्रिशूल था, जिसका मतलब होता है महेश, शिवा और विष्णु। शिवा, विष्णु, महेश, इस तरह से, सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु में। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो हमारे यहाँ भी कल्चर में था, वो भी वहीं से आया था, तो दोनों का बाई चांस मैच हो गया, तो हमने कहा ट्रिनिटी नाम रख दो। तो तो आपका जो डिवाइन ओके, इफेक्ट। हाँ जी, तो फिर इसको आपने ट्रेडमार्क वगैरह कराया सब? हाँ जी, ट्रेडमार्क है, हमारे नाम से है पूरा। तो आपका जो ब्रांड है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? मॉडल क्या है इसका? इसके मॉडल, अब जो हमारे पास मॉडल है, हमारे 3 वर्टिकल हैं। एक हमारे पास सेलिब्रिटी टॉक्स, टेड टॉक्स, लिट फेस्ट, कॉन्क्लेव्स, ये हम स्कूल कॉलेज के साथ कर रहे हैं। दूसरा हमारा चितकारा यूनिवर्सिटी से टाई अप है, जहाँ हम उनके कुछ मेन इवेंट्स भी करते हैं और सारा साल उनको स्पीकर्स भी देते हैं। तीसरा हमारा एजुथॉन है, जो हमारा अपना एक इवेंट है, वो हमारा 30 अगस्त को है इस बारी। वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्क्लेव है ऑफ एजू लीडर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल ओनर्स, स्कूल एजुकेटर्स। सो 600 लोग आएंगे 30 अगस्त को हायत रीजेंसी में, ग्रैंड बॉल रूम में। ओके। और वो सबसे बड़ा इवेंट है। उसमें तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है? उसमें पैनल डिस्कशंस हैं, मास्टर क्लासेस हैं, एआई के ऊपर डिस्कशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी की थीम है हमारी, तो एक पैनल उसके ऊपर है, एक स्कूल लीडर्स का पैनल है, और मास्टर क्लासेस हैं, एक अगेन एआई के ऊपर है, एक मेंटल वेलबींग के ऊपर है। उसमें फिल्म स्टार्स हैं जैसे स्वरूप संपत मैम, जो अब लाइफ स्किल्स कमेटी के हेड हैं, संध्या मृदुल, वो इमोशनल वेलबींग के ऊपर बात कर रही है, और हमारे जो मेन सेलिब्रिटी होंगे वो मोस्ट लाइकली मिस्टर माधवन हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, पालकी शर्मा है। इन सब में से एक जना जो होगा, दैट विल बी आवर मेन सेलिब्रिटी, जिसके साथ मॉडरेटेड डिस्कशन हमारी होगी। ठीक है। और इसके अलावा सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संजय कुमार जी, उनसे मोस्ट लाइकली ही विल बी वन ऑफ आवर चीफ गेस्ट। तो इस तरह काफी का बड़ा बहुत इवेंट। बड़ा इवेंट है जिसमें कि ओके। हज़ारों कौन सी लोग तारीख आते से? हैं। ये 30 अगस्त को है। ओके। तो ये हमारा एनुअल प्रॉपर्टी बन गया है। तो ये 5th एडिशन है। पहले में हम चेतन भगत को लाए थे, लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी को, और ओके। बरखा दत्त जी को लाए थे। अच्छा। तो ये है। जैसे अब इतने सारे इवेंट और इतने बड़े बड़े इवेंट आप करते हैं, तो आपकी टीम का साइज जानना चाहता हूँ मैं। टोटल हमारे फुल टाइम टीम में 10 ही लोग हैं, हम्म। लेकिन हमारे पास बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, ओके। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारी हेल्प करती हैं यूथॉन में। ओके। साहिल खन्ना है जेनेसिस एसोसिएट से, यू एंगेज है, शाउटलो है, ये हमारी तो हेल्प ये करते सारे हैं। हाँ, बंकस्टर्स ओवरऑल है, कितनी टीम बन जाती हैशटैग है है। इवेंट के वक्त? इवेंट के वक्त, जिस दिन इवेंट होता है तो तब तक आते आते कम से कम 30-35 लोग हो जाते हैं। ओके। हाँ, तब तक 35 लोग जाते हैं, बढ़ती रहती है। जैसे अभी 10-12 हैं, अगले 2 हफ्ते के बाद 20 हो जाएंगे, फिर और 1 महीने के बाद 30 हो जाएंगे, बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे इवेंट पास आता है, अलग 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 डिपार्टमेंट्स ऐड होते रहते हैं। अब जैसे एक इवेंट हो रहा है हाँ जी। और उस इवेंट में आपके पास टीम नहीं है, तो क्या आप अकेले कर पाएंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं कर नहीं, पाएंगे। अकेले तो नहीं हो सकता इवेंट। ओके। इवेंट तो तो टीम फंक्शंस ही तो 10-12 तो फंक्शंस ओके। आपको चाहिए। तो सपोज टीम की इम्पोर्टेंस है, मतलब तो टीम अगर किसी फाउंडर को स्टार्टअप कर रहा है या कर चुका है, या बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि टीम ही आपकी छोड़ के चली जाती है और टीम मिलती नहीं अच्छी, तो टीम के ऊपर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि अच्छी टीम कैसे ढूंढें जो आपका साथ दे, आपको समझे, आपके विज़न से अलाइंड हो। जो आपका विज़न है, आपके विज़न से मोटे से मोटा मिला के चले, पंजाबी में बोले। हाँ, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो टीम अच्छी होनी ही बहुत सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर रहता है, और वो मिलती भी आपको यही है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक गुडविल क्रिएट करनी पड़ती है, उनको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं जो शायद बाकी इंडस्ट्रीज़ नहीं देती। तो वो गुडविल अगर आपकी क्रिएट होती है तो आपकी एक इमेज भी बन जाती है, आपका वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा होता है। धीरे धीरे करते करते आपको अच्छे अच्छे लोग अपने आप फिर आपके पास आने लग जाते हैं। एक तरह से आपका वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, जिसको कहते हैं, है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता अच्छा है। तो होना। वो अगर अच्छा है तो आपके पास अच्छे लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी करंट टीम है, उसकी आपकी गुडविल कैसी जनरेट हो रही है, आप उसको ठीक से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। ओके।
आपका जैसे ट्रिनिटी ब्रांड है, ये एजुकेशन इवेंट प्लस स्टोरी टेलिंग बेस्ड है, तो इसमें आज की जनरेशन को इस टाइप के सेगमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो अगर स्टार्ट करना चाहें तो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हमारे सेगमेंट में हमारा तो यूनिक सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि इस सेगमेंट में शायद इस एरिया में तो कोई कंपनी काम नहीं कर रही, बट जनरली स्पीकिंग इसमें हाई नेटवर्किंग स्किल्स चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको सेलिब्रिटी से भी डील करना है, क्लाइंट से भी करना है, टीम से भी करना है, बाहर भी करना है, अंदर भी करना है। सो यू शुड बी एबल टू डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे हमारा एजुथॉन आ रहा है तो आपको बहुत सारे स्पीकर्स को मैनेज करना है। वो यहाँ आएंगे, लैंड करेंगे, फ़्लाइट्स आएंगी उनकी, होटल बुक होंगे उनके, तो वो सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले नेटवर्किंग, दूसरा आपको ऑपरेशन स्किल्स चाहिए, और ये दो स्किल्स आपकी आई थिंक मेन रहेंगी आपको, अगर आपको इस लेवल का इवेंट करना है तो। आपका इतने सालों में कोई एक ऐसा किस्सा जो आप अभी तक नहीं भूले कि यार वो वाला मोमेंट में बच गए, नहीं तो बड़ा फंसते यार? वैसे तो बहुत मोमेंट्स तो बड़े सारे हैं, बट एक मोमेंट जो मुझे याद आ रहा है कि जब हम एजुथॉन 2.0 कर रहे थे, तो हमारे चेतन भगत की बात कर रहे थे हम उनसे, अच्छा। और बहुत सारे लोगों को हमने बता भी दिया था कि चेतन भगत आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कंफर्मेशन अभी आया नहीं था, और कुछ पैसे को लेके भी बात चल रही थी, कुछ वैसे भी टाइम हमें एग्जैक्ट पता नहीं था। तो वो एक फ़ेज़ था कि हम बहुत नर्वस थे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और किस तरीके से फिर हमने मैनेज किया कि वो आए फाइनली, और फिर जब वो हॉल के अंदर आए तो उसके बाद जो तालियां बजी और जो हुआ, तो हमें लगा चलो हमारी सारी जो है एफ़र्ट्स जो हैं वो काम में आ गए। तो बिकॉज़ वहाँ से फिर हमारा एक पहचान बनी कि हम एक नेशनल लेवल सेलिब्रिटीज़ को चंडीगढ़ जैसे शहर में हम लेके आ रहे हैं, और एक यूनिक इमेज बन गई हमारी। तो वो एक मोमेंट था हमारा, बहुत अच्छा मोमेंट था हमारा, लाइफ टर्निंग मोमेंट था। तो जैसे सर सेलिब्रिटी आप लेके जाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी के नाम बता सकते हैं? अभी तक कितने सेलिब्रिटी आप लेके आ चुके हैं यहाँ पे? टोटल तो हम 550 के करीब स्पीकर्स हैं हमारे पैनल पे। तो सबसे फेमस जावेद अख्तर साहब हैं, ओके। सबसे फेमस हैं इम्तियाज़ अली, उषा उत्थप, लीजा रे, काल्की कोचलिन, शोभा डे, अपार शक्ति खुराना, तो अमन इनके इवेंट गुप्ता। हो चुके हैं? हाँ, ये सब हम लेके आ गए हैं। ओके। तो अपार शक्ति खुराना, अशनीर ग्रोवर, गज़ल अलग, शार्क टैंक वाले जो हैं, तो ये सारे के सारे, सौरभ द्विवेदी, तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ हम चंडीगढ़ में लेके आ चुके हैं, आइदर इन अ लिट फेस्ट और अ कॉन्क्लेव और एनीथिंग लाइक दैट। ओके। जैसे टेड टॉक होता है, हाँ जी। टेड टॉक में जैसे टेड टॉक होता कैसे? बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है कि टेड टॉक सब देखते ज़रूर हैं कि टेड टॉक पे चला गया, टेड टॉक पे फलाना स्पीकर आया, तो इसके पीछे की मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ कि टेड टॉक काम कैसे करता है? सो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि टेड एक प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पीकर्स को चांस देता है अपना आइडिया प्रेजेंट करने का। और ये यहाँ कैसे काम करता है इंडिया में, ज़्यादातर हम इसमें देखते हैं कि टेडएक्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। टेड भी है, टेडएक्स भी है। ओके। तो टेड जो होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है, और टेडएक्स होता है जैसे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी हमें अप्रोच करती है कि टेडएक्स कराना है, तो हम लोग जो हैं एज अ कंसल्टेंट उनके लिए लाइसेंस लेके देते हैं, उनके लिए इवेंट को पूरा क्यूरेट करते हैं कि कौन सी थीम होगी, क्या स्पीकर होगा, कितने स्पीकर आएंगे, वो भी हम लेके आते हैं। ओके। लेकिन वो लाइसेंस मिलता है उस स्कूल और कॉलेज के नाम पे। ठीक है। जैसे लाइसेंस हाँ, जैसे गुरुकुल ग्लोबल टेडएक्स है, या और कोई है टेडएक्स नागपुर, एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो वो एक लाइसेंस हम अप्लाई करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता है। किस चीज़ का लाइसेंस रहता है? कि वो टेडएक्स करवा सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी करवा सकती है, वो लाइसेंस हम उनको लेके देते हैं, और फिर वो यूनिवर्सिटी वो करवाती है। फिर वो कहती है कि अब आप हमें बताओ कि कौन सा थीम होगा, क्या स्पीकर होंगे, कैसे कर सकते, कैसे नहीं। वो सारे के सारा हम उनको करवा के देते हैं। तो वो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है टेडएक्स में। तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक कि आप जो है गौतम जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, आप मुझे अप्रोच करते हो कि अंकुर जी आप इतने कॉलेजेस में कराते हो, हमारे यहाँ भी कराओ। तो हम एक फ़ीस लेते हैं उसकी, ओवरऑल एक हम अपनी फ़ीस लेते हैं, और उसमें हम आपको पूरा बताते हैं कि क्या क्या, हम एज एन एक्सपर्ट आते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और होता वो आपके यहाँ ही है, प्रॉपर्टी आपकी है, नाम भी आपका है। बेसिकली आप पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं कंसल्टेंसी है, एज अ कंसल्टेंट। तो पेमेंट्स वगैरह आपकी पहले हो जाती हैं सारी की बाद में होती हैं? पेमेंट्स वगैरह 50-50 50-50 होता है। ओके।
तो कोई फन मोमेंट आप शेयर करना चाहते हैं कोई सेलिब्रिटी के साथ या कोई स्टेज पे ऐसा हो गया हो? स्टेज पे अगर मैं सोचूं तो मोमेंट्स तो वैसे काफ़ी सारे हुए हैं। एक फ़न मोमेंट ये हुआ है हमारा, फ़न तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा फ़न कम डिज़ास्टर्स मोमेंट ये था कि हम किसी कॉलेज में एक वो कर रहे थे, क्या नाम है इसका, लिट फेस्ट चल रहा था। तो एक जने का, ऑथर का एक टाइम था कि 3 बजे का उसका टाइम है जहाँ पे उसने बोलना है। उस वक्त उससे पहले उषा उत्थप का हो गया परफॉर्मेंस। तो वो इतनी ज़्यादा हिट हो गई, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि उसके बाद कोई किसी को सुनने को तैयार ही नहीं था। तो वो ऑथर जो है वो काफ़ी बिगड़ गया कि यार आपने मेरा कर दिया और मेरा पहले होना चाहिए, ये है वो है। फिर हमने उसको पता नहीं किस तरीके से बाहर लेके गए, समझाया बुझाया, फाइनली उसकी जगह कोई और डाला और उसके बाद फिर उसकी बारी आई। तो तब तक वो ठीक हो गया। तो वो एक ऐसा मोमेंट रहा कि वो हमारे लिए एक तरह से हम बहुत सक्सेसफुल हो गए। एट द सेम टाइम कि वो जो अगला बंदा है वो आने को ही नहीं तैयार स्टेज पे, कि मेरे को कोई सुनेगा ही नहीं, आधा हॉल खाली हो गया है। तो वो एक बहुत ही एक अलग सा मोमेंट था। तो उषा उत्थप का परफॉर्मेंस जो है इट वाज आउटस्टैंडिंग। जैसे आपने कहा मैंने जावेद अख्तर साहब का भी इवेंट किया, तो जावेद अख्तर साहब अपने आप में एक किताब है, तो उनसे आपने आपने कुछ सीखने की कोशिश की या कुछ सीखने को मिला ताकि ऑडियंस भी सीख सके? देखो जावेद अख्तर तो एक किताब भी हैं और एक इंस्पिरेशन भी हैं। जी। उनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बैठ जाते हैं स्टेज पे तो सारे ऑडियंस जो है एकदम ध्यान से सुनती है। ये बहुत ही रेयर होता है और एकदम इतना उनका तरीका इतना अच्छा है बोलने का कि एवरीबडी लिसन्स टू हिम विद रैप्ट अटेंशन। इतने ध्यान से सब सुनते हैं कि वो चीज़ मैंने शायद सिर्फ 2 ही इंसानों में देखी आज तक। पिछले अगर मैं 550 स्पीकर में सिर्फ 2 ही ऐसे स्पीकर आए हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि A to Z लोग उनको सुनते हैं। एक जावेद अख्तर साहब हैं और एक हैं सौरभ द्विवेदी। उनको भी पूरी सुनते हैं लोग, उनका भी एक स्टाइल अलग ही है एकदम। इनकी लाइफ से कुछ लेसन्स आपने लिए? जावेद अख्तर साहब की लाइफ से तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये भी है कि वो काफ़ी एज है उनकी, 80 की ऑलमोस्ट एज है। ही इज़ वेरी हम्बल इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज अचीवमेंट्स। इतनी अचीवमेंट्स हैं उनकी बट फिर भी वो हम्बल है और आराम से बात करते हैं। उनको हमने लंच के लिए बोला, वो कहते ठीक है। हमने बोला ये, वो भी कहते ठीक है। तो मतलब ही इज़ वेरी इजी गोइंग गाय। एंड और बड़े सारे आर्टिस्ट होते हैं जो थोड़े से उस तरह के इजी गोइंग नहीं होते, जिनके टेंट्रम्स होते हैं। तो जावेद अख्तर साहब के साथ हमने देखा कि ही वॉज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड इजी गोइंग ओवरऑल। सो ये हमारी बात रही है उनके साथ। हाँ जी। अंकुर सर, जैसे आप सेलिब्रिटी में रात दिन रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी देखते हैं, उनके इवेंट कराते हैं, उनको बुक करते हैं, बात भी होती है, तो उनकी ओवरऑल सारे सेलिब्रिटियों में कुछ 2-3 चीज़ें कॉमन जो उनको सक्सेस के रास्ते पे इस मुकाम पे ले आई कि आज दुनिया में नाम है उनका, कुछ 2-3 उनकी हैबिट्स या 2-3 चीज़ें जो खास बनाती हैं उनको, जो आप आम जनता के साथ शेयर करना चाहते हो आज? किन्हीं एक दो की या सब में कॉमन जो हो, Common, सारे हाँ। सेलिब्रिटीज़, सारे फेमस जो नेम फेम वाले बंदे हैं, उनमें कुछ 2 बातें जो कॉमन लगी हो आपको कि यार ये चीज़ें तो कॉमन ही है आई बना थिंक रही। 2 चीज़ें जो कॉमन लगती हैं, एक तो ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू। ओके, है ना, जैसे कोई राइटर है इरशाद कामिल, तो ही इज़ वेरी मच इनटू वेरी राइटिंग। पैशनेट। सिमिलरली कोई स्पीकर है तो वो बहुत अच्छा है, एक्टर है तो अच्छा है। तो ये एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर पैशनेट एंड दूसरी चीज़ है कि दे आर डिसिप्लिन्ड। मैनी ऑफ देम हैव हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन। चाहे अंकुर वारिकू को देख लो, चाहे अमन गुप्ता को देख लो, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। सो वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, तभी वो शायद यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, डिसिप्लिन में क्या क्या आ जाता है? जैसे डिसिप्लिन में आ जाता है कि कंट्रोल ओवर योर ईटिंग हैबिट्स, कंट्रोल ओवर योर शेड्यूलिंग, कंट्रोल ओवर योर टाइम मैनेजमेंट, इमोशंस, टाइम मैनेजमेंट। ये सब डिसिप्लिन में आता है बेसिकली। मतलब स्वे नहीं होते वो ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस। जो उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है उसको वो फिक्स रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर यहाँ चंडीगढ़ में आएंगे तो चलो भाई आज जो गोलगप्पे खाने चले, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक शेड्यूल बना होता है, वो उसी तरीके से लाइफ अपनी जीते हैं, उसी तरीके से वो अपना खाना भी खाते हैं, उसी तरीके से वो अपनी बाकी चीज़ें। तो एक तरह से वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच उनकी रहती है। ओके। तो आप बुक्स पढ़ते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। आपकी लाइफ की बेस्ट बुक जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो या ऐसा कुछ चेंज कर दिया हो कि यार दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ माई लाइफ? बेस्ट बुक ऑफ माई लाइफ, आई थिंक अगर मैं अभी
कॉलेज टाइम में अगर मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, अगर देखता हूँ तो कुछ बुक्स थी, जैसे रिचर्ड बाक की बुक्स थी, वो बहुत अच्छी लगती थी हमें। इल्यूजन्स है ओके। और इस तरह की 2-3 बुक्स उसकी थी जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। फिर साइकोलॉजी में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे गेम्स पीपल प्ले, एरिक बर्न की उस टाइम की काफ़ी एक अच्छी बुक लगती थी। रिसेंटली मैं देखता हूँ तो मेरे को द सीक्रेट जो है ना, और इस तरह की जो 1-2 बुक्स आई हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी लगी हैं। Okay. दैट इज़ समथिंग विच आई कैन शेयर। या अगर अंकुर सर आज 22 साल का एक लड़का होता तो किस इंडस्ट्री में एंटर होते? अगर आज मैं 22 साल का होता तो आई थिंक सो, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है एआई का, सोशल मीडिया का, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग का, पॉडकास्टिंग का, करेक्ट। हर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इस दौर में एक 22 साल का लड़का अगर अंकुर सर होते तो किस फील्ड में एंटर करते और क्यों? वही 2-3 फील्ड्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो यही हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड आ रहा है, अगर मैं टेक्निकल साइड में होता। नहीं तो यही पॉडकास्ट का फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है आज की डेट में। जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस, जिस तरह की चीज़ें, अभी कल परसों ही मैं जे शेट्टी का पॉडकास्ट देख रहा था और उससे पहले मैं राज शमानी का भी देखता हूँ। तो पॉडकास्टिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, क्योंकि इसमें आप बड़े इनफॉर्मल वे में बहुत सारी नॉलेज शेयर करते हो लोगों के साथ। जी जी जी। और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। तो ये कुछ फील्ड्स हैं, एआई, पॉडकास्टिंग, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा वो होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 22 सालों में आपकी कोई एक ऐसी हैबिट या कोई ऐसा पैटर्न या ऐसी पावर जो आपको लगता है कि ये तो मेरे अंदर पावर है, इसकी वजह से मैं खड़ा हूँ आज, ये चीज़ नहीं छोड़ सकता मैं? आई थिंक जो मेरे को बहुत लोगों ने भी बोला है और वैसे भी मुझे लगता भी है कि इट्स अबाउट विल पावर, रेजिलियंस बहुत है। कि आई कैन फोकस माई सेल्फ। अगर मुझे फोकस करना हो अगले 3 महीने कि मेरा इवेंट आ रहा है, तो मैं डेली के डेली वो कर सकता हूँ जो करना है, विदाउट गेटिंग विल इन्फ्लुएंस्ड। पावर होनी हाँ, जरूरी। विल पावर होनी जरूरी तो है। विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? विल पावर बढ़ाने का भी तरीका यही है कि आप छोटे छोटे गोल्स रखो। जी। कि मैंने मान लो वेट लूज़ करना है तो मैंने हफ्ते में 1 kg करना है, ये नहीं कि 2 दिन में 1 kg। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखते 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 धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी विल पावर मजबूत होती रहती है। और थोड़ा सा आपको ये भी है कि यू शुड नो योर सेल्फ, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब कई लोग होते हैं, वो होते ही बाय नेचर वेरी फ्लेक्सिबल है, उनकी विल पावर, उनकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ कुछ और है। तो उस केस में आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी मेन स्ट्रेंथ क्या है। वैसे बढ़ाने का तरीका तो यही है कि यू हैव टू अपने आप के ऊपर कंट्रोल, बेसिकली आपको धीरे धीरे आपको लेके आना है। एक लेवल पे लेके आओगे, फिर दूसरे सेल्फ लेवल, कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल आपको धीरे धीरे लेके आना है। ओके। एक दिन में नहीं आता है, ये जनरेशन लगे, पूरा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। ओके। जैसे एक सिंपल है कि हम जब मेडिटेशन करते थे तो हमने 5 मिनट से शुरू करी थी, 5 मिनट्स मेडिटेशन करते थे, फिर 10 मिनट पे आए, फिर 15 मिनट। अभी तो मैं कल परसों, अदरवाइज ऑल्सो कई बारी बैठते हैं तो हम 3 आवर्स 20 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं इन वन गो। तो एक तो असली जगह चीज़ बैठ अब के निकल के आई कि आप स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वाली जो अब निकल बैकबोन गया, है। अब निकल गई बैकबोन। हमारे केस में स्पिरिचुअलिटी है कि वो एक जगह बैठ के सुबह उठ के और ऐसे हम ध्यान लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी इधर उधर दिमाग जा रहा होता है ऐसे ऐसे, यार ये क्या हो गया, वो उसने क्या कह दिया, लेजर फोकस्ड लेज़र फोकस्ड हो जाता है। और वो फिर शाम को आके वो डाउन भी होता है, फिर अगले दिन फिर से वो आपको हर रिचार्ज करनी है आपकी बैटरी। वो हमारा स्पिरिचुअलिटी से होता है। और मुझे लगता है कि 30 ईयर्स तक तो लोग वैसे ही खींच लेते हैं, 30-35 ईयर्स तो लोग बिना स्पिरिचुअलिटी के खींच लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रॉ एनर्जी होती है। 35 ईयर्स के बाद आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन टेक्निक, कोई ना कोई टेक्निक आपका फैलता चला जाता है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, आपके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं। कई बारी आप इतना अच्छा प्रोफेशनली नहीं कर रहे जितने दूसरे कर रहे हैं, आपको लोग आपको नीचे खींचेंगे, आप अपने आप को नीचे खींचोगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कोई फलक्रम चाहिए, कोई एक वो चाहिए, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फिर लेके जाती है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको लगता है कि ये अभी मेरे पैनल में आना चाहिए, जिसके आपने टू डू लिस्ट में लिखा हो या फिर सपना लिया हो? बिल्कुल हाँ, ऐसे भी हैं। अभी हम रिसेंटली सुधा मूर्ति सर, उसके बारे में, मैम जो है, ओके ओके, हाँ, उनके बारे सुधा में, मूर्ति मैम,
उनके बारे में हमें है कि यार उनकी ज़रूर एक बारी उनको यहाँ और? लेके आना है। सुधा मूर्ति हो गए हैं, और विकास दिव्य कीर्ति की तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत फेमस हैं। और अगर सुपरस्टार्स की बात करी जाए फिर तो हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन तो हर एक के ड्रीम में होता है, बट खैर अपने पर्पस के लिए जो हमारा बिजनेस है उसके लिए हमें विकास दिव्य कीर्ति और सुधा मूर्ति और इस तरह के लोग जो हैं, हमारे को लगता है कि अगर आ जाएं तो इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा सर आपके साथ। आपकी लाइफ से, आपकी कंपनी से, आपकी स्टार्टअप से हमने बहुत कुछ सीखा। आपसे ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेगी। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे, आप अपने यूथ जो इंडिया का है या हमारी कोई भी वीडियो देख रहा है उनके लिए कोई एक लास्ट, एक पावरफुल एडवाइस क्या देना चाहते हैं? पावरफुल एडवाइस यूथ के लिए एक ही है कि मुझे जो लगता है कि अगर आपका कोई मकसद हो तो सारी चीज़ों को आप झेल भी सकते हो और सारा कुछ आप भूल भी सकते हो। यू कैन गेट ओवर ऑल योर पेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो एक गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे कुछ भी हो। एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े फुटबॉल जितना के बड़ा प्लेयर्स हैं, गोल जितने होगा। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो एक गोल ओरिएंटेड रहे हैं। चाहे आप सचिन को देख लो, चाहे विराट को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, आप पहले को देख लो। मैं तो गोल ओरिएंटेड जब आप रहोगे तो आप छोटी चीज़ों के बारे में परवाह नहीं सोचो करोगे। नहीं। जब आप गोल नहीं सोचोगे फिर आपको छोटी सी छोटी चीज़ चीज़ भी तंग करेगी। तंग करेगी। तो वो अगर आपके पास है तो फिर सब साकार है। थैंक यू सो मच सर फॉर Welcome, कमिंग। welcome. आप इतने बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे लिए आए। Thank you so much, Gautam. Thank you so much. Thanks for Thank having you, me. sir. Thank you.